आपको पता है किसी भी एग्जाम स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट ऑप्शन। तो इसीलिए आज हम करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के लेटेस्ट बिल्कुल अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इसी साल 2025 में पूछे गए थे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं डुअल नेचर की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो आपके लिए ये वीडियो बहुत आसान रहने वाली है। एंड अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, जाके देखाओ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं 2025 में पूछे गए सारे के सारे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के क्वेश्चन, हर टाइप के, असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द डायग्राम एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद देम। हमें क्वेश्चन में ना एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में डायग्राम दिया है, ठीक है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। हमको पता है, मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, अगर आपने देखी होंगी तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये बच्चा जानता है, इज इक्वल टू ई एच सी बाई लैम्डा। ये हर कोई नहीं जानता कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने इनवर्स ग्राफ बनाया है, ठीक है। इस पे 3 पॉइंट्स दे दिए, P, Q एंड R। ऑलराइट, P की वेवलेंथ जो है सबसे कम है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। Q की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी एनर्जी सबसे कम है। एंड R इंटरमीडिएट है। तो 3 हमको ना रेज दिए, एक्स रे, माइक्रोवेव, यूवी रेडिएशन। अब खेल सारा इसी का है कि आपको ये पता होना चाहिए था कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना। इनमें से बोला है कि P, Q और R कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? 3 है हमारे पास, एक्स रे, यूवी रेज एंड माइक्रोवेव्स। तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है यही ऑर्डर चलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है माइक्रोवेव्स की। सो लैम्डा ऑफ एक्सरे का सबसे स्मॉलर वेवलेंथ होती है, देन लैम्डा ऑफ यूवी रेज, देन लैम्डा ऑफ माइक्रोवेव्स। ये ऑर्डर है। हमसे क्या पूछा है इसने? हाँ, तो P, Q, R 3 पॉइंट्स पूछ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ Q की है, तो Q हमारा क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव्स। यहाँ पे B option is the correct answer. All right, let's move on to the next one. Next, the stopping potential V naught measured in a photoelectric experiment, blah blah blah, is plotted against frequency nu. Let m be the slope of the straight line, then the value of charge of electron is given by. All right, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसमें आपको फॉर्मूलाज की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा स्लोप इंटरसेप्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए जो कि मैथ्स का पार्ट होता है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? चार्ज की वैल्यू पूछी है। देखो, हमें आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है जो कि क्या होती है? E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा? फाई नॉट को इधर लेके जाएंगे, एच न्यू माइनस फाई नॉट। ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का एक और फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करी है तो हम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लेके आते हैं, विच इज ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है। यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करो। वी नॉट इज इक्वल टू ई को नीचे ले जाओ, एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट बाय ई, ठीक है। अब यही बोला है कि वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाया तो स्लोप बताना है। अब हमें लाइन की इक्वेशन पता है क्या होती है? लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होती है, तो उसी से ही कंपेयर करेंगे इसको। तो जो हमारे पास ये h बाई ई है, ये हमारा क्या हो गया? स्लोप। तो यहां से स्लोप विल बी h अपॉन ई। कौन सा ऑप्शन है? ओके, इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू पूछिए तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, E विल बी h बाई m। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। E इज इक्वल टू
h/m। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता होनी चाहिए थी। देन उसके बाद आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए थी, y = mx+c। Done. Let's move on to the next one. Let lambda e p d be the wavelengths associated with electron, proton and neutron all moving with the same speed. Then the correct relationship between them is, all right, de Broglie relation यूज होगा यहाँ पे। डी ब्रॉगली रिलेशन है ना। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू हैविंग 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। hp इज द मोमेंटम, तो p क्या हो जाएगा? mv। नाउ लैम्डा और मास में क्या रिलेशन है? इनवर्स। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो लैम्डा और मास में इनवर्स रिलेशन है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनका मास देखना है हमें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, जो कि कम होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, याद रखना। मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 into 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10⁻27, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बना है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 2 into मास ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा होगा। जिसका सबसे ज्यादा मास उसकी उतनी कम वेवलेंथ, जिसका सबसे ज्यादा मास उसकी उतनी कम वेवलेंथ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में। तो अब इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे हमें क्या लिखना है? वेवलेंथ लिखनी है, तो बिल्कुल रिवर्स कर दो। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। फिर किसकी होगी? प्रोटॉन की। फिर किसकी होगी? न्यूट्रॉन की। ठीक है, ये ऑप्शन देख लो कहाँ फिट बैठ रहा है। EPD, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, इसमें क्या है? ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। ये तो प्योरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी थ्योरी पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोलता है ये क्वेश्चन कि क्या सारे फोटो इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट होते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अगर ये मेटल का सरफेस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही लेयर में तो नहीं होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, अब मानो कि ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। एक इंसिडेंट लाइट गिरी यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट गिरी यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में φ1 वर्क फंक्शन लगा, जो भी वर्क फंक्शन φ0। ठीक है, इसको भी लगा φ0 वर्क फंक्शन, तो सेम है। अब जब ये निकला फटाफट से बिना कोलिजन करे, सरफेस से बाहर हो गया, तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 1। ये जब फ्री हो गया, इस पे जैसे ही इंसिडेंट लाइट पड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करा। उस कोलिजन में इसकी बहुत सारी एनर्जी का लॉस हुआ और फिर वो बेचारा बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स बचेगी? नहीं, क्योंकि उसकी बहुत सारी एनर्जी तो कोलिजन में लूज हो गई। अब जितनी डेप्थ नीचे जाती जाएगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं होती है। 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्स तक जा सकती है। जो ऊपर के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स से निकलेंगे, बट जो अंदर डेप्थ के सरफेस होंगे, डेप्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी तो वैरी करेगी ना। वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैसे होगी? वो तो बेचारा बहुत सारे कोलिजन्स को सफर करके ऊपर तक पहुंच रहा है, सरफेस तक, और फिर इजेक्ट आउट हो रहा है ना। तो ये वाली जो है ये सही है। इसमें रीजन देना है हमें, तो रीजन यही देना है हमें कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सरफेस से नहीं निकलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक लेयर से निकलेंगे, कुछ नीचे वाली से, कुछ उससे नीचे वाली से। तो जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत सारा कोलिजन सफर करके ऊपर पहुंचेंगे, तो उनकी जो एनर्जी है वो ऊपर वाले सरफेस के काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऑलराइट, बी पार्ट में क्या बोल रहा है वो कि द सैचुरेशन करंट इन केस ए इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। अब मैंने अपनी वीडियो में एक बात बताई थी आपको, क्या बात बताई थी कि जैसे जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, उतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे।
ऑब्वियसली जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये बोला है कि सैचुरेशन करंट क्या सबका सेम होगा या सबका अलग होगा इंटेंसिटी के साथ। देखो सैचुरेशन करंट कब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट। तो इसका आंसर क्या होगा, द सैचुरेशन करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। यस इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी बिकॉज more the number of more the intensity, more the number of electrons and more is the saturation current। ठीक है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पर सेकंड, उतनी ही ज्यादा क्या होगा, सैचुरेशन करंट होगा। तो बी का आंसर ये है। ओके, सी पार्ट, लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट। इफ वन गोज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस कीपिंग इट्स intensity constant, the emission of photoelectrons stop at a certain wavelength for this metal। All right, आपको एक चीज पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, म्यू नॉट। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, है ना। बट वेवलेंथ के केस में क्या होता है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑपोजिट रिलेशन होता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, लैम्डा नॉट। ये मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है थ्रेशोल्ड तो वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम वेवलेंथ पे होना चाहिए, उसके ऊपर की कोई वेवलेंथ हुई तो एमिट नहीं होंगे। वेवलेंथ हमेशा कम होनी चाहिए लाइट, इंसिडेंट लाइट की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, एंड फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो इसने क्या बोला है कि अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते गए, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करते गए तो एक लैम्डा नॉट से ऊपर चली जाएगी वेवलेंथ। लैम्डा नॉट तो मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए, उससे ऊपर की वेवलेंथ हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं है। तो अगर हम बढ़ाते गए वेवलेंथ और लैम्डा नॉट से आगे चली गई वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ से इंक्रीज कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। बट डिफरेंस क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ। तो इस सी का आंसर क्या है कि यस, अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना बंद हो जाएंगे, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एक्सीड कर जाएगी हमारी इंसिडेंट लाइट की, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से इंक्रीज कर जाएगी हमारी इंसिडेंट लाइट की wavelength। All right, let's move on to the next one। Okay, next question, a source produces monochromatic light of frequency given है, power given है, the number of photons emitted per second, number of photons का formula होता है P by E, power upon energy, power कितनी given है 3.31 into 10 to the power -3 मिलीवॉट को कन्वर्ट कर लिया वॉट में। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का क्या रिलेशन है, एच न्यू। 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। सॉल्व करोगे, कैलकुलेट कर लो, 0.998 इंटू 10 टू द पावर 16, इसको अप्रॉक्स 10 टू द पावर 16 फोटोन्स लिख सकते हैं, ठीक है, पर सेकेंड। Alright, let's move on to the next question। Alright, next question, for a monochromatic incident radiation the emitted photoelectrons have speed ranging from 0 to certain maximum value। ये assertion reason का question है, ये पहला question है assertion reason का जो हमारे PYQ सीरीज में आया है। assertion reason में ना C and D ऑप्शन तो यही बताते हैं कि A ट्रू है या R ट्रू है, A फॉल्स है या R फॉल्स है। बच्चे कहाँ पे अटकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए में क्या है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है
असर्शन का, और ऑप्शन बी में ये है कि रीजन एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है असर्शन को। तो पहली बात तो आपको दोनों पढ़ने हैं, आपको दोनों पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि सी और डी ऑप्शन में से तो कोई करेक्ट नहीं है, कि मतलब दोनों के दोनों सही है ना, क्योंकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी फिट होने के लिए दोनों सही होने चाहिए, रीजन है या नहीं है वो बात की बात है। तो पहले देखते हैं, असर्शन पढ़ो। एक ये तो आप हमें पता ही है कि एक इंसिडेंट लाइट के लिए डिफरेंट रेंज ऑफ वेलोसिटीज हो सकती हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको ये बताया है। और ईच मेटल का डेफिनेट वर्क फंक्शन है, हर मेटल का मतलब अपना एक खुद का एक वर्क फंक्शन है, वो चेंज नहीं होगा। तो दोनों के दोनों सही है, बट क्या डिफरेंट रेंजेस, जो पूरी रेंज है स्पीड की, डिफरेंट स्पीड्स हैं, वो वर्क फंक्शन पे तो डिपेंड नहीं करती ना, वो तो किस पे डिपेंड करती है कि कितनी डेप्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। आपको मैंने पढ़ाया था ना अभी पिछले वाले एक दो क्वेश्चन पहले कि कितनी डेप्थ में इलेक्ट्रॉन है ये डिसाइड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, वर्क फंक्शन डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कि A is also correct and R is also correct, but R is not the correct explanation of A. समझ आ गई बात? Let's move on to the next one. The frequency of a photon of energy इतना is all right. E is equal to h nu. Very easy question. Frequency निकालनी है E upon h. E 1.326. EV को कैलकुलेट कर लेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये अप्रॉक्स में आएगा। ऑल राइट, रीड द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग EM वेव्स हैज फोटोन्स ऑफ लार्जेस्ट मोमेंटम। लार्जेस्ट मोमेंटम और ये सारी वेव्स दे रखी है, हमें इन सबकी वेव्स पता है, वेवलेंथ पता है वेव्स की, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी यूज करेंगे। लार्जेस्ट मोमेंटम के लिए वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। इन चारों वेव्स में से एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, टीवी वेव्स, इनमें से सबसे कम वेवलेंथ होती है एक्सरे की, ठीक है, इन सब से। तो फिर एक्सरे का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ एक्सरे, वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। एक्सरे विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन। क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। द रेशियो ऑफ लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन निकालना है। तो इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन हमें पता है क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, यही रिलेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल के लिए लिखते हैं, तो सब चीज पे अल्फा लगा दो, h प्लैंक्स कांस्टेंट रहेगा, 2m अल्फा k अल्फा अंडर रूट। प्रोटॉन के लिए लिख दो केस 2 में, h कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, 2m प्रोटॉन k ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। डिवाइड करो दोनों को, इनवर्स रिलेशन है इसका, तो जब आप डिवाइड करोगे लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ पी, तो जो ये चीज है डिनोमिनेटर, ये ऊपर चली जाएगी, अंडर रूट 2m पी के पी, और यहाँ क्या होगा, अंडर रूट 2m अल्फा के अल्फा, ठीक। 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 4 टाइम्स दे रखी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के, और हमको पता है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है पर ये आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको पता होनी चाहिए ये चीज, ये क्वेश्चन में नहीं दिया। देखो एक चीज देख के दूसरी चीज नहीं दी, तो अगर आपको नहीं पता होता तो फिर क्वेश्चन रह जाता। तो मास ऑफ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एमपी केपी कैंसिल, क्या आएगा, 1 अपॉन 4 इंटू 4 रूट 16 विच इज इक्वल टू 1/4। तो आंसर क्या हो गया, 1/4। एमसीक्यू था, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पूरे सीरीज का सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आई गेस। A light of wavelength 400 nanometer is incident on metal surface whose work function is 3.0 into 10 to the power minus 19 joules.
स्पीड कैलकुलेट करनी है फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड की, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखो अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, उस वर्क फंक्शन इज इतना, ये फाई नॉट है, हमको क्या निकालना है स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट वी मैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक ओके लग जाते हैं। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, सबसे पहले एनर्जी निकलेगी क्योंकि वेवलेंथ दी है hc बाय लैम्डा, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना दिया है 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो जल्दी, आंसर क्या आएगा 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, ठीक है। फाई नॉट गिवन है अपने को, फाई नॉट वर्क फंक्शन 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स गिवन है, ठीक है। यहां से निकालना है काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है E माइनस फाई नॉट 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 में से माइनस करेंगे 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जल्दी से आते हैं 1.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हमारी आई काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके इक्वल होगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां से वी मैक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा एम नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा एम नीचे आएगा, ठीक है। 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 वी मैक्स स्क्वायर, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, आप जब इसको निकालोगे तो ये कुछ आएगा 43.3 इंटू 10 टू द पावर 10, जब इसका रूट लोगे तो आंसर आएगा 6.58 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा अच्छी मैथ होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूलाज बहुत बेसिक थे बट कैलकुलेशन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Radiations of two frequencies are incident on a metal surface of work function 2.0 1 by 1. The energies of their photons are 2.5 and 4.5. Find the ratio of maximum speed of the electrons emitted in two cases. चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। हमें वर्क फंक्शन दिया है, एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस करके और क्या करना है फिर वी मैक्स निकालना है। बस उस केस में क्या था, उसमें हमें फुल फाइनल वैल्यू चाहिए थी, इधर हमें क्या करना है रेशियो निकालना है, ठीक है करते हैं। द एनर्जीज E1 दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 गिवन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां से वर्क फंक्शन तो सेम है, फाई नॉट सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स फर्स्ट के लिए E1 माइनस फाई नॉट 2.5 माइनस 2.0 विच इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स सेकंड वाले के लिए E2 माइनस फाई नॉट, E2 इज 4.5 माइनस 2.0 विच इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पहले काइनेटिक एनर्जी का ही रेशियो ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, 0.5 अपॉन 2.5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, 5/25 इज 1/5। अब क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। देखो रेशियो लेना है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं भाई, V मैक्स स्क्वायर। जब आप रेशियो लोगे ना तो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V मैक्स का स्क्वायर दोनों केसेस में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, नहीं यहाँ पे अंडर रूट आएगा, V मैक्सिमम 1 का स्क्वायर अपॉन V मैक्सिमम 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट ले लेंगे तो अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2,
ये आ जाएगा रेशो, और विच इज इक्वल टू 1/√5। ये हो गया V1/V2 का रेशो। बस, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो अब कितने मार्क्स का आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल इज 450 नैनोमीटर्स। Threshold wavelength. Calculate the work function of metal in EV. The maximum energy of the ejected photoelectrons in EV. All right. Threshold wavelength का कॉन्सेप्ट आ गया है अब हमारे पास। अभी आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसका उल्टा होगा। वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, तो ये एच सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा, क्योंकि म्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है। ये फाई नॉट हो गया। फाई नॉट की वैल्यू अपने को गिवन है, फाई नॉट निकालना है फर्स्ट पार्ट में, इज इक्वल टू एच 6.6 इंटू 10⁻⁻34 लो, स्पीड ऑफ लाइट लो 3 इंटू 10⁸8, वर्क फंक्शन कितना गिवन है 450 नैनोमीटर, 450 इंटू 10⁻⁹ करो कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन से बचना है ना, तो इसका एक और फॉर्मूला है, जस्ट अ सेक। इस कैलकुलेशन से बचना है तो फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। एच सी हमें वैसे भी वर्क फंक्शन ईवी में चाहिए, तो एच सी की वैल्यू ईवी में कितनी होती है 1240 ईवी नैनोमीटर अपॉन लैम्डा नॉट है 450 नैनोमीटर। ये याद रखना है। एच और सी को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 1240 ईवी। ठीक है, सॉल्व करें। अराउंड 2.76 नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल ईवी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स पूछा है, इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट होता है। फाई नॉट तो अपने को पता चल गया 2.76, ई निकाल देते हैं, सेम फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ भी दिया है 250 नैनोमीटर, तो ई इसकी वैल्यू सेम 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 250 नैनोमीटर। काटो नैनोमीटर से नैनोमीटर, ई आएगा 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालने के लिए माइनस कर दो, 4.96 माइनस 2.76, 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। खत्म क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देख लो, इलेक्ट्रॉन्स हैव मोमेंटम व्हेयरएज photons do not have momentum, photons of light and electrons have both exhibit dual nature. Yes, this is correct, C करेक्ट है एकदम। डुअल नेचर डुअल नेचर डुअल नेचर ही कर रहे हैं, तो डुअल नेचर एग्जिबिट करते हैं ये। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है हमें। ये रहा ग्राफ। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी एंड डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, पर सैचुरेशन करंट सबका सेम। ये ग्राफ मेरी वीडियो है जो सेकंड पार्ट डुअल नेचर का, उसमें देखना। ये सैचुरेशन करंट हो गया, ये -V01 -V02 -V03, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, यहाँ पे एनोड पोटेंशियल होगा। ठीक, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। ऑल राइट, अब अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया बिल्कुल स्टार्टिंग में जिसमें स्लोप निकाला था। ठीक है, एक बार उस इक्वेशन को दोबारा से देखते हैं जहां पर स्लोप निकाला था। ये देखो, सेम इक्वेशन है ये वाली, ये स्लोप था। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, इंटरसेप्ट, तो ये रहा इंटरसेप्ट माइनस फाई नॉट बाय ई। ऑल राइट, तो इक्वेशन क्या आई थी हमारी, तो यहां से स्लोप कितना हो जाएगा हमारा माइनस फाई नॉट बाय ई। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ हैविंग काइनेटिक एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
सबसे पहले मोमेंटम निकालना है फर्स्ट पार्ट में। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है, इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन का, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। काइनेटिक एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को कन्वर्ट कर लो या फिर रहने दो या फिर कर लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वी जूल्स में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, P लैम्डा इज इक्वल टू h बाय P। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन P की जो यहाँ वैल्यू आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करती हूँ 4.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, ठीक है। वेवलेंथ 0.137 नैनोमीटर, ठीक। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था पर बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। पहले ग्राफ प्लॉट करना था, उसके बाद हमें स्लोप निकालना था। स्लोप तो पहले करा रखा है, मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों चीज आ गई। डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन फोटोइलेक्ट्रिक experiment with a material of work function given है हमें phi naught is equal to 2.1 electron volts and stopping potential is found to be 2.5 volts. The maximum kinetic energy, stopping potential V naught दिया हमें 2.5 volts, maximum kinetic energy पूछा है। kinetic energy max, देखो कैसे पागल बनाया, इसका तो कोई रोल ही नहीं था, सिर्फ इसका रोल था। काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है, EV नॉट, ठीक है। अगर आपसे एनर्जी पूछता तो ये लगता है ना, इसका कोई रोल ही नहीं था उसमें, तो EV नॉट, V नॉट कितना है 2.5 और E, इसी में ही आंसर है EV 2.5 EV, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Mention any three features of the results of experiment on photoelectric effect which cannot be explained using wave theory. इसका ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि वेव थ्योरी जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो चीज पार्टिकल नेचर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कैसे एक्सप्लेन करी, हमें ये बताना है। तो पहली चीज तो ये थी, तीन चीजें एक्सप्लेन बतानी है, थ्री फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर ये होगा, फर्स्ट फीचर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब वेव थ्योरी ने ये बोला था कि इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। वेव थ्योरी ये बताती है कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे। उसने कुछ भी ये नहीं बताया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसके ऊपर ही एमिशन होगा, ठीक है। तो वो चीज हमें पता चली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो एक तो ये चीज थी जो दूसरी थी। सेकंड, इंस्टेंटेनियस एमिशन। वेव थ्योरी ये बताती है, वेव थ्योरी ये बताती है कि पहले इंटेंसिटी वाली लाइट पड़ेगी मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन उस इंटेंसिटी को गेन करेगा क्योंकि वो वेव है, तो पूरे के पूरे वेव में वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। ये बोलता है कि नहीं, जैसे ही लाइट फॉल होगी, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है तो तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये सेकंड चीज थी। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी, नॉट ऑन इंटेंसिटी। वेव थ्योरी ने ये बोला कि जितने ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये बात बोलती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मान गया। अब बट उसने ये भी बोला कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं,
एनर्जी इंटेंसिटी पे, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, लाइट की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। इंटेंसिटी से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी पे। तो एक ये 3 चीजें मेन थी जिसमें से जो हमें डिस्टिंग्विश कर पाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी के बेसिस पे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल्टन फाउंड द स्लोप टू बी इतना। ओके, स्लोप फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर इट। स्लोप अभी हमने निकाला यहाँ पे m h बाई ई, स्लोप की वैल्यू दे रखी है, h निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट देखो, अरे गायब हो गया यार ये। बी पार्ट में क्या बोला, स्लोप इज इक्वल टू h बाई ई, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 क्वेश्चंस में। स्लोप की वैल्यू कितनी है 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, अरे प्लैंक्स कांस्टेंट तो फाइंड करना है, h अपॉन ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। h क्या होगा 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अराउंड आएगा 6.592 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स सेकेंड, विच इज वेरी क्लोज टू जो इसकी रियल वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स सेकेंड। ठीक है, तो मिल्कन ने जब ये करा था तो उसने ये उसकी वैल्यू ये आई थी, विच इज वेरी क्लोज टू द रियल वैल्यू।